माता की वंदे वंदे वंदे। अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती के अंतर्गत सरस्वती शिशु मंदिर के आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित विद्या भारती के पूर्वी क्षेत्र के संगठन मंत्री माननीय श्री हेमचंद जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोरक्ष प्रांत के माननीय प्रचारक श्री रमेश जी, आज के समारोह में उपस्थित माननीय विधायक श्री अजय सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री महेश शुक्ला जी, क्षेत्रीय मंत्री विद्या भारती डॉक्टर सौरभ मालवीय जी, प्रांत मंत्री डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह जी, विद्यालय के प्रबंधक प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री गोविंद सिंह जी, कोषाध्यक्ष प्रहलाद मोदी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश निरीक्षक श्री राम सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विवेकानंद मिश्र जी, सरस्वती शिशु मंदिर रामबाग से जुड़े हुए सभी उपस्थित प्यारे बच्चों, सभी सम्मानित आचार्यगण, अभिभावकगण और जनपद बस्ती से जुड़े हुए इस क्षेत्र के सभी उपस्थित महानुभाव, नागरिक बहनों और भाइयों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे महर्षि वशिष्ठ से की स्मृति से जुड़ी हुई इस पावन धरा पर इस पवित्र कार्यक्रम के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। सरस्वती शिशु मंदिर के एक बड़े प्रकल्प को अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती के तत्वाधान में एक नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ है। मैं सबसे पहले विद्या भारती परिवार को और सरस्वती शिशु मंदिर रामबाग से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को
वहां के प्रधानाचार्य जी को, सभी आचार्यों को हृदय से इस कार्य के लिए बधाई देते हुए बस्ती वासियों को इस कार्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय मनीषा ने ज्ञान के बारे में कहा कि सा विद्या या विमुक्त ये, यानी विद्या वह है जो हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे। मुक्ति का मतलब हमारे जीवन में हमारे आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त कर दे, आगे बढ़ने का मार्ग के लिए हमें मार्गदर्शन कर दे। यह देश 1947 में स्वतंत्र होता है, लेकिन 1947 में स्वतंत्र होने के बाद जिन कारणों से यह देश स्वतंत्र हुआ था, उन कारकों का समाधान करने, फिर से देश गुलाम न होने पाए, इसके लिए स्वतंत्र भारत ने तत्काल कोई भी उपचारात्मक उपाय नहीं किए। और इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में सरदेव नानाजी देशमुख के नेतृत्व में इसी गोरक्ष प्रांत के गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर की पहली शाखा स्थापित की गई थी। आप याद करिए, ये गोरक्ष प्रांत इस दृष्टि से सौभाग्यशाली है कि उसे विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के मातृभूमि होने का सौभाग्य प्राप्त है, क्योंकि आज देश के अंदर विद्या भारती के अंतर्गत संचालित हजारों शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं राष्ट्र निर्माण के जिस अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं, उसके ताकत को देश भी और दुनिया भी समझती है। और इसलिए आज का यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बस्ती के अंदर भी एक नया शानदार कैंपस सरस्वती शिशु मंदिर का फिर से तैयार होने वाला है, और जिसके भूमि पूजन कार्यक्रम के साथ आज हम सब यहां पर जुड़ रहे हैं। भारत के अंदर भारत की शिक्षा कैसे होनी चाहिए, यह आजादी के 5 साल के बाद जब तत्कालीन सरकारें इस दिशा में प्रयास नहीं कर पाई, तो इस प्रयास को आगे बढ़ाया था सरदेव नानाजी ने, और वह भी गोरखपुर से। उसके पीछे का ध्येय यही था कि भारत और भारतीयता से ओतप्रोत भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत के प्रति मातृभाव से ओतप्रोत ऐसे शिक्षण संस्थान की स्थापना आवश्यक है जो भारत को भारत के अनुरूप फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे सकें। और इसके लिए
इसकी शुरुआत होती है हमारे शिक्षण संस्थानों में ही, शिक्षा के मंदिरों में ही। शिक्षण संस्थान केवल अक्षर ज्ञान के माध्यम नहीं है, वह एक बालक के सर्वांगीण विकास की आधारशिला है। और अगर शिक्षा संस्कार युक्त नहीं है, शिक्षा मूल्यों और आदर्शों पर आधारित नहीं है, शिक्षा अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण का भाव पैदा नहीं कर पा रही है, तो वह शिक्षा नहीं, वह कुशिक्षा है, एक भटकाव है। और उस समस्या का समाधान आजादी के तत्काल बाद किसी ने प्रारंभ किया था, तो सरस्वती शिशु मंदिर से वह प्रारंभ हुआ। और आज 12,000 से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं देश भर में फैल करके अपने इस अभियान को निरंतर एक नई गति प्रदान कर रहे हैं। यह एक चुनौती थी, सरकार विपरीत, लेकिन उसमें हमें कार्यक्रम करना है, पाठ्यक्रम सरकार तैयार करती है। सरकार की मर्जी सहयोग करे न करे यह भी सरकार तय करती है, लेकिन बिना सरकार के सहायता के अपने दम पर, अपने स्वयं सेवकों के सहयोग से भारतीयता के प्रति अनुराग रखने वाले उन भारत के नागरिकों के माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिर ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जब पक्की बाग में, गोरखपुर में पहला सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित हुआ था, तो उसमें छात्रों की संख्या थी मात्र 5 से प्रारंभ होता है, और आज 12,000 से अधिक तो केवल सरस्वती शिशु मंदिर के अपने स्वयं के विद्यालय ही हैं। इतने बड़े पैमाने पर पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, ये वे संस्थान हैं जो पूरी प्रतिबद्धता के साथ, कौन सरकार रहे कौन न रहे, पाठ्यक्रम सरकारें क्या दे रही हैं इसकी परवाह किए बगैर बच्चों के अंदर भारत और भारतीयता के प्रति एक नागरिक के रूप में उन कर्तव्यों का बोध कराने के लिए, भारत को सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए अपने इस राष्ट्रीय दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर पा रहा है। और यही कारण है कि सरस्वती शिशु मंदिर से निकले वे छात्र आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाज को नेतृत्व भी दे रहे हैं, समाज का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, और समाज को एक नई गति देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के उस संकल्प के साथ जुड़ते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ दिखाई दे रहे हैं। याद रखना, कोई भी देश शक्तिशाली हो, समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो, इसकी शुरुआत होती है शिक्षा से। दुनिया के अंदर जब समृद्धि की चर्चा होती है और उनके द्वारा जो पैरामीटर तय होते हैं, उस पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर आता है शिक्षा। शिक्षा कैसे होनी चाहिए, शिक्षा के पीछे का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा के बाद फिर स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है।
स्वास्थ्य के बाद कृषि और जल संसाधन को प्राथमिकता दी जाती है। इसके उपरांत कौशल विकास और रोजगार को, एम्प्लॉयमेंट को उसके बाद इसके साथ जोड़ा जाता है और फिर पर्यावरण को ध्यान में रख करके किस प्रकार का विकास हो जो पर्यावरण के अनुकूल हो, ये सभी पैरामीटर तय करने के बाद ही ये तय होता है कि अगर ये पैरामीटर आप तय कर रहे हैं तो समग्र विकास के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। और समग्रता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की मंशा के साथ जब कोई अभियान आगे बढ़ता है तो वह न केवल उस देश के हित में बल्कि मानवता के कल्याण का मार्ग वहीं से प्रशस्त भी होता है, वहीं से प्रशस्त होता है। ये केवल एक विद्यालय के भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं है, यह भारत के सुयोग्य नागरिकों को गढ़ने का और उन्हें आगे तलाशने के साथ साथ उसे तराशने का भी एक महत्वपूर्ण मंच आज पुनः यहां पर शुरुआत करने जा रहा है विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर भारत को सुयोग्य नागरिक तैयार करने का एक नया केंद्र विकसित हो रहा है। बहनों और भाइयों, आप याद करिए, भारत की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों से आगामी 25 वर्ष की एक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा। आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना क्या? याद रखना, जब हम बिना किसी प्लानिंग के कोई कार्य करते हैं तो हम लोग चूक जाते हैं। कोई भी व्यवस्था होती है, कोई भी प्रबंधन होता है, कोई भी सरकार होती है, कोई भी कारपोरेट घराना होता है, वह सबसे पहले वर्ष भर की अपनी प्लानिंग करता है। वर्ष भर की प्लानिंग के बाद फिर आगामी कार्यक्रमों की कार्य योजना तैयार करता है। लघु अवधि के क्या होंगे, मध्यम अवधि के क्या होंगे, दीर्घ अवधि के क्या होंगे। ये प्लानिंग इसलिए, इस प्लानिंग के माध्यम से हम आगे के उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके जिन्हें प्राप्त करके हम स्वयं तो सशक्त होंगे ही, बल्कि आने वाली पीढ़ी को या अपने प्रतिष्ठान को, अपने संस्थान को समर्थ भी बना पाएंगे। और उस दिशा में एक प्रयास होता है। आप देखते होंगे सरकार हर साल अपना बजट प्रस्तुत करती है, हर वर्ष बजट प्रस्तुत करती है, लेकिन सरकार के बजट में एक विजन होता है। विजन क्या होता है? सरकार के बजट का विजन होता है हमें एक वर्ष के लिए तो कार्यक्रम बनाने ही होते हैं। एक वर्ष के बाद 5 वर्ष के लिए क्या, आगामी 10 वर्ष के लिए क्या, आगामी 25 वर्ष की क्या योजना इस बजट में होगी, यह भी उसके साथ तय करना होता है। और वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने 25 वर्ष की एक रूपरेखा 2022 में तय की थी। उन्होंने कहा था भारत को विकसित भारत बनाना है, लेकिन विकसित भारत कब बनेगा? उन्होंने कहा था विकसित भारत तब बनेगा जब भारत इन 5 प्राणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। कौन से 5 प्रण? उन्होंने कहा कि हमें अपनी विरासत का सम्मान करना होगा। देखिए, विरासत का सम्मान क्या? हमें अपने पूर्वजों
और अपनी परंपराओं पर गौरव की अनुभूति करनी होगी। उन्हें मजबूत करना होगा, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। और उसी की कड़ी थी जब आपने देखा होगा पूर्वजों ने एक संकल्प लिया था, एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे का उद्घोष 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। और कश्मीर में शेष भारत का कानून लागू हो, इसके लिए उन्होंने जब संघनाद किया था, इसके लिए उन्हें बलिदान देना पड़ा था। 1953 से लेकर के 2019 तक यह व्यवस्था कश्मीर के लिए चलती गई। कश्मीर में धारा 370 1952 में कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के न चाहने के बावजूद जबरन लागू किया, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस संकल्प को साकार किया। एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चलेंगे, यह साकार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर से आतंकवाद और किसी भी प्रकार के भारत विरोधी गतिविधियों की सभी प्रकार की उनकी गतिविधियों और साजिशों को एक झटके में समाप्त करके कश्मीर को भारत के कानून के साथ जोड़ने का काम किया। विरासत का सम्मान क्या? यही है जो आपने देखा होगा 500 वर्षों का इंतजार जब समाप्त होता है, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होता है। विपक्षी दलों के लिए लगता था कि यह नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन संकल्प था राम भक्तों का और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भारत के आदर्श हैं, भारतीयता के प्रतीक हैं। जब महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा कि मुझे कुछ लिखना है, ऐसा कौन सा आदर्श होगा जिसके बारे में मैं लिख सकूं, तो उस समय महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने यही कहा कि भाई ये देश के अंदर वर्तमान में दुनिया के अंदर इस धरती में एक ही चरित्र है जिस पर लिखा जा सकता है और वह चरित्र राम का है, श्री राम पर लिखो। और उन्होंने उस समय क्या लिखा, कहां से शुरुआत की? उन्होंने एक शुरुआत की रामो विग्रहवान धर्म, यानी राम स्वयं में धर्म है। धर्म के जो गुण हैं वे राम में साक्षात हैं और वहीं पर रामायण जैसा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि ने हमें दिया। हमें महर्षि वाल्मीकि की विरासत पर गौरव की अनुभूति है, हमें प्रभु राम की विरासत पर गौरव की अनुभूति है, हमें लीलाधारी श्री कृष्ण की परंपरा पर गौरव की अनुभूति है। हमने भारत के उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने भारत के लिए योगदान दिया, भारतीयता के लिए अपना बलिदान दिया, देश की आजादी के लिए और स्वतंत्र भारत में भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए जिन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, वे सभी हमारे लिए आदर्श हैं। उन सबका सम्मान करना और उनकी विरासत का संरक्षण करना ये हर भारतीय का दायित्व है। प्रधानमंत्री जी ने इस विरासत के सम्मान करने के साथ हर भारतीय को जोड़ने की बात की। गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, याद रखना, एक प्रवृत्ति सी खड़ी हो गई थी। गुलामी की मानसिकता देश के अंदर इस कदर छा गई थी,
हर भारतीय समझने लग गया था कि जो भारतीय है उसको हे दृष्टि से देखो, और जो विदेशी है उसको संपन्नता की दृष्टि से देखो। इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति पर आपने पिछले 11 वर्षों में रोक लगाते हुए देखा होगा। नहीं, जो भारतीय है वह सर्वश्रेष्ठ है, और सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि जो विदेशियों ने अर्जित किया है वह अस्थाई नहीं, वह भारत को लूट करके, दुनिया को लूट करके उन्होंने अर्जित किया है। भारत ने अपने पुरुषार्थ से अपनी समृद्धि को अपनाया था, और ऐसा नहीं कि भारत कभी दुनिया का समृद्ध देश न रहा हो। जब हम दुनिया के मानचित्र पर नजर डालते हैं, याद रखना, आज से 400 वर्ष पहले भारत दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हुआ करता था। नंबर 1 का अर्थव्यवस्था भारत थी। दुनिया के अंदर भारत का कंट्रीब्यूशन 25% था दुनिया की अर्थव्यवस्था में। लेकिन दुर्भाग्य से जब यह देश 1947 में आजाद हुआ, भारत का योगदान केवल 2% रह गया था। यह क्या दिखाता है? भारत को लूटा गया, भारत को नोचा गया, भारत की विरासत के प्रतीकों को तोड़ा गया, अपमानित किया गया। भारत और भारतीयता के मन में इस प्रकार का भाव पैदा किया गया कि जो भी भारतीय होगा वह अच्छा नहीं होगा। उसको आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उन्हें लोग हतोत्साहित करते थे। विदेशी ताकतें या उनके बहकावे में आने वाले लोग उन्हें हतोत्साहित करते थे, और परिणाम क्या हुआ? हमने हिंदी की जगह, संस्कृति की जगह अंग्रेजी को भारतीयता का प्रतीक बनाना प्रारंभ कर दिया। हमने भारत के महापुरुषों की जगह दुनिया के उन लोगों को जो हो सकता उनके देश में उनके लिए हीरो हो, लेकिन भारत के लिए नहीं हो सकते, उन लोगों को हमने भारत के अंदर आदर्श मानना प्रारंभ कर दिया। हमने भारत के अंदर अपने परंपरा और अपने जो भी प्रतीक थे उनसे अपनी दूरी बनाने का दुष्परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे करके भारत के नागरिकों के मन में भाव पैदा हो गया कि देश फिर कभी आजाद नहीं होगा। और परिणाम क्या था कि जिस भारत के सामने, भारत की ताकत के सामने दुनिया की कोई भी ताकत ठहर नहीं सकती थी, वह भारत गुलाम हो गया। भारत के पास कमी किसी काम की, न किसी बात की नहीं थी, न बल का था, न वैभव का था, न बुद्धि का था। याद करिए, बल के रूप में अगर तुलना करनी है, बल के रूप में तुलना करनी है तो केवल एक उदाहरण आपके सामने पर्याप्त है। आपका यही बगल में जनपद पड़ेगा बहराइच। बहराइच में 1000 वर्ष पहले महाराज सुहेलदेव ने गजनी के शासक सालार मसूद जब मंदिर तोड़ने के लिए आया था और यहां के पवित्र स्थलों को तोड़ने के लिए आया था, तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने भारत के सैनिकों के साथ उसका मुकाबला किया और उसे बुरी तरह परास्त करके वह सजा दी जो इस्लाम की दृष्टि से सबसे खराब सजा मानी जाती है, वह उसको दी। लेकिन हमें भर दिया गया कि सुहेलदेव की पूजा नहीं करनी, सुहेलदेव को मानना हमने बंद कर दिया। लोग सुहेलदेव का नाम ही भूल गए थे। ये हमारी सरकार जब आई
तब हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाया, विजय उत्सव का स्मारक बहराइच में बनाया। और यही नहीं, आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण भी कराया गया, क्योंकि वे हमारे पूर्वज हैं, वे हमारे आदर्श हैं। उन्होंने संकट के समय भारत और भारतीयता को बचाने के लिए अपना योगदान किया, लेकिन गुलामी की मानसिकता इस कदर हम पर छा गई, हम सालार मसूद को तो जगह जगह पूछने लग गए, लेकिन सुहेलदेव को यह समाज विस्मृत कर दिया। और इसीलिए गुलामी के अंशों को समाप्त करना, विदेशी वस्तुओं को से अपने को दूर करना, और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति मेड इन इंडिया को प्राथमिकता देना, भारत के अंदर बने हुए स्थानीय कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा बने गए उत्पादों को ही हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, उसी को अंगीकार करेंगे। हम कहीं जाते हैं, कोई पर्व और त्योहार होता है, किसी के जन्मदिन पर जा रहे हैं, तो भारत के बने हुए कारीगरों के द्वारा बनाए गए, भारत के हस्तशिल्पियों के द्वारा बनाए गए वस्तुओं को हम देते हैं। अगर हम देंगे तो उसका मुनाफा भी हमारे कारीगर और हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, उनके पास जाएगा, तो अब पैसा भारत की समृद्धि में लगेगा। अगर यही पैसा जब विदेशी कंपनियों के हाथों में जाता है, तो याद रखना यही पैसा आतंक, इसका मुनाफा आतंकवाद के कार्यों में खर्च होता है, और भारत के खिलाफ फिर वह छद्म युद्ध भी और सीधे युद्ध भी लड़ने का कुत्सित प्रयास करता है। यह पहलगांव की घटना हो या कोई भी ऐसी घटना, आतंकी वारदात, इसके पीछे भारत के मुनाफे की राशि जब गलत तरीके से उन लोगों तक पहुंचती है, तो वे लोग उसका दुरुपयोग इसी रूप में करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आपको इस पंच प्रण में इस बात का भी उल्लेख किया कि हमें अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखना होगा। सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव, याद करिए, हर भारतीय तब चैन की नींद सोता है जब सेना का जवान, पैरामिलिट्री का जवान, पुलिस का जवान जागता है, अपना समय देता है, सुरक्षा के प्रति अलर्ट रहता है, तब हम चैन की नींद सो पाते हैं, अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। यह कृतज्ञता का भाव हम यूनिफॉर्म के प्रति अगर रखना प्रारंभ करेंगे, तो यह भी हमें आगे बढ़ाने के लिए और भारत के अंदर अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव, सुरक्षा के माहौल को बेहतर बनाने की दिशा में हमारा महत्वपूर्ण कदम होगा। एकता और एकात्मता, आप देखते होंगे यह देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे थे, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर विदेशी आक्रांत आते थे, लूटते थे। हम लोग मौन इसलिए रहते थे क्योंकि हमें लगता था आज उस पे हमला हो रहा है, हम सुरक्षित हैं। अगर आज हमारा पड़ोस में आग लगी है और हम ये मान करके चलते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे, तो अभी पड़ोस जल रहा है, हम मौन हैं, उस आग को बुझा नहीं रहे, तो कल हमें भी उसकी चपेट में आना ही आना होगा। लेकिन हम लोग भूल गए, परिणाम क्या था? देश गुलाम हो गया। किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना, उसके लिए एक संकल्प के रूप में हमें कार्य करना, क्योंकि बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर, जो नहीं चाहते भारत मजबूत हो, वे लोग भारत को कमजोर करने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, हर प्रकार के नई नई युक्तियां भी निकालते हैं। और आज का समय तो आपने देखा होगा, आज का समय
सोशल मीडिया का समय, सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म में किस तरीके से सोसाइटी में भ्रम पैदा करने का प्रयास होता है, जाति को जाति से लड़ाने का प्रयास होता है, फेक अकाउंट बना करके कैसे एक दूसरे को गाली दे करके और गाली दिलवा करके फिर आपस में बांटने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग हम अच्छी चीजों के लिए कर सकते थे। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग अच्छी शिक्षा के लिए किया जा सकता था। कोविड कालखंड में आपने देखा होगा, वर्चुअल क्लासेस चली, ऑनलाइन क्लासेस चली, जगह जगह से शिक्षकों ने पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने अच्छे कंटेंट दे करके बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक पक्ष उसका सकारात्मक है, जो सकारात्मक पक्ष है कि कहीं किसी ने अच्छा काम किया, उस अच्छे काम के हमने प्रचार प्रसार किया, और प्रचार प्रसार किया तो लोगों के मन में आया कि हाँ, इसने अच्छा काम किया है, हम भी अच्छा करेंगे, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी। लेकिन दूसरी तरफ उसका दुरुपयोग भी क्या है कि दो गलत फेक अकाउंट बना दिए, एक जाति को गाली दे रहा है, दूसरा दूसरी जाति को गाली दे रहा है, और पता लग रहा है कि जो जिस जाति का बंदा है न वो उस जाति का है, लेकिन उसने छद्म रूप में अकाउंट बनाने में सफलता प्राप्त की और उसके बाद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग शुरू हो गया। टेक्नोलॉजी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे अनुकूल हो, टेक्नोलॉजी को हम अपने अनुरूप ढाल सकें, समाज के लिए और देश के अनुरूप इसको बना सकें, इसका दायित्व हमारे पास है। याद करना, आज का समय टेक्नोलॉजी का है, और इसीलिए जब दुनिया कोविड कालखंड के दौरान पस्त थी, तब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत एक तरफ कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था, और दूसरी तरफ भारत के द्वारा उस समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आज नए भारत के निर्माण के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हम सबके सामने है। और इसीलिए आज जब हम लोग इस सरस्वती शिशु मंदिर के नए प्रतिष्ठान के भूमि पूजन कार्यक्रम में यहां एकत्र हुए हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकती है, आज इसको प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो कदम बढ़े हैं, इसमें शिक्षा भी है, इसमें विरासत भी है, इसमें टेक्नोलॉजी भी है, और इसमें मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी को कैसे हम उपयोगी बना करके उसे समाज और लोक के कल्याण के साथ साथ विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है, यह भी आज इसके माध्यम से आगे बढ़ सकता है। आज टेक्नोलॉजी ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। एक जगह पर बैठ करके व्यक्ति दुनिया के अंदर क्या कुछ अच्छा हो रहा है ये जान सकता है, यह भी जान सकता है। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी युवा पीढ़ी को देश और दुनिया से अवगत कराने में भी सहयोगी बन सकते हैं। साथ साथ अगर किसी शिक्षक ने अच्छा कंटेंट तैयार किया है किसी एक विषय का, किसी एक चैप्टर का, तो उसको भी हम एक जगह में बैठ करके पूरे देश के अंदर के तमाम संस्थानों में एक साथ प्रस्तुत कर सकते हैं।
यानी अब ऐसा नहीं कि उस शिक्षक की फिजिकल उपस्थिति वहां अनिवार्य हो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार आज टेक्नोलॉजी ने आसान बनाया है, और यह चाहे वह शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, उन सब से लोग लाभान्वित हो रहे हैं जहां पर लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे द्वारा हैंडल हो, हमारे द्वारा संचालित हो, हम टेक्नोलॉजी के दास न बने, हम टेक्नोलॉजी हमें न संचालित करने लग जाए। हमें सतर्कता जरूर बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यह हमारे लिए सतर्कता और सावधानी भरे कदमों को आगे बढ़ाने के लिए एक नया हमारे लिए एक सबक होगा। यह महत्वपूर्ण है कि हम इसको अपने डे टू डे के उन महत्वपूर्ण कार्यों में इसका उपयोग तो करें जहां हमें अच्छे डाटा लेने हो, जहां हमें उपयोगी जानकारी लेनी हो। लेकिन अगर वही हमें हैंडल करने लग जाएगा तो वह एक दुविधा भी हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है, और इसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। दुरुपयोग इस रूप में आज आप देखते होंगे, बहुत बार लोग, वो व्यक्ति नहीं लेकिन उसकी तस्वीरें बनाकर के उसके साथ छेड़छाड़ करके लोग उसको मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उसके माध्यम से ब्लैकमेलिंग करते हैं। साइबर फ्रॉड, जिसके माध्यम से व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट करके उसके माध्यम से भी बेवकूफ बना दिया जाता है, और वो व्यक्ति ठगा का ठगा महसूस करता है कि जब उसको ठग लिया जाता है, सारा पैसा निकाल लिया जाता है, तब उसको पता लगता है अरे तो मुझे बेवकूफ बना दिया गया। यद्यपि सरकार ने अपने स्तर पर उसकी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए हैं। हर जनपद में एक साइबर थाना दिया है, हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क भी दी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग उतना हो जो हमारे लिए उपयोगी हो, हमारे पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने में उपयोगी हो, जो हमारे लिए किसी कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए उपयोगी साबित हो, वहां पर तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने समय का 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखने में खर्च कर रहे हैं, तो हम अपना समय भी खर्च कर रहे हैं, अपना श्रम भी खर्च कर रहे हैं, और अपने शरीर के साथ भी धोखा दे रहे हैं। क्योंकि लगातार आप अगर उसको देखेंगे तो असमय आंखें भी जवाब देने लग जाएंगी। हमें कभी भी इतना समय नहीं देना है। जहां हमें कोई डिजिटल लाइब्रेरी देखनी हो, कोई महत्वपूर्ण डाटा दुनिया का देखना हो, उससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेनी हो, अब तो चैट वाक में अगर आप जाएंगे, जीपीटी में अगर आप जाएंगे, उसमें केवल एक बार बोलेंगे कि मुझे इस विषय में कोई एक चैप्टर तैयार करना है, आपको 2-3 मिनट के अंदर वो बना करके उपलब्ध करवा देगा। और उपलब्ध करवाने के बाद थोड़ा बहुत उसमें वाक्यों में हेर फेर आपको करना पड़ सकता है, लेकिन वो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन उस पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए, आपको अपने स्तर पर भी जानकारी लेनी चाहिए, अपने स्तर पर भी उस कार्यक्रम के साथ बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए। अपने को स्वयं को इतना तैयार करना चाहिए कि कल आप जब किसी कंपटीशन में बैठे तो वहां पे आपके पास स्मार्टफोन नहीं होगा, वहां पे आपके पास कोई कंप्यूटर नहीं होगा, कोई टैबलेट नहीं होगा। वहां पर पता लगा कि आप केवल इस भरोसे रह गए और वहां पे आप कोई कैलकुलेशन न जान रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपके पास नहीं है, आपकी निर्भरता केवल एक कंप्यूटर पर, एक कैलकुलेटर पर और एक टैबलेट पर निर्भर रह गई है, तो ये मान करके चलिए कि कंपटीशन आपके लिए एक पहाड़ हो जाएगा। हमें अपने जीवन में इस प्रकार के पहाड़ नहीं खड़े होने देने।
अपने जीवन को सरल और सुगम बनाना है, स्वयं पारंगत होना है, एक एक चीज के बारे में जानकारी लेना है, छोटे छोटे उपकरण के माध्यम से पाठ्यक्रम को आसान बना करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है और शिक्षा को अपनी राष्ट्रीयता के साथ जोड़ करके देश काल और परिस्थिति के अनुरूप हम उन चुनौतियों से जूझने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें जो आज भी हमारे सामने हैं और आने वाले समय में उसके कुछ विभत्स स्वरूप भी सामने देखने को मिल सकते हैं। उन सब के प्रति हमें पूरे सतर्क भाव के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ना होगा। सरस्वती शिशु मंदिर की परंपरा जो इस गोरक्ष प्रांत से प्रारंभ हुई, आज देश और दुनिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हम जब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाते हैं, सुदूर दक्षिण में जाते हैं, किसी वनवासी क्षेत्र में जाते हैं, वहां भी हमें विद्या भारती के अंतर्गत संचालित अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ कोई ना कोई सरस्वती शिशु मंदिर, कोई ना कोई सरस्वती विद्या मंदिर वहां पर देखने को मिलता है। और वहां पर जो छात्र अध्ययन करते हैं वह भले ही वहां के नागरिक हों, लेकिन राष्ट्रीयता के भाव से ओतप्रोत होते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है कि जो कार्य आजादी के बाद सरकार को करना चाहिए था, जब तत्कालीन सरकारें इसको करने में विफल हुई, तो उस दायित्व को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वीकारा और उस दायित्व के माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिरों की श्रृंखला खड़ी करनी प्रारंभ की और उसकी शुरुआत इसी गोरक्ष प्रांत से प्रारंभ होती है। और आज उसी गोरक्ष प्रांत में सरस्वती शिशु मंदिर के एक नए प्रकल्प को आज इस भूमि पूजन कार्यक्रम के माध्यम से हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे इसी बात का आह्वान करूंगा, हम सबके जीवन का ध्येय होना चाहिए विकसित भारत। विकसित भारत, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित बस्ती आवश्यक है। विकसित बस्ती के लिए, विकसित बस्ती के लिए हर गांव को, हर कस्बे को भी आत्मनिर्भर और विकसित बनने की दिशा में प्रयास करना प्रारंभ करना पड़ेगा। वे भी विकसित बने, सबके पास संभावना है। और उत्तर प्रदेश तो, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है, उनके असीम कृपा का प्रदेश है। हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, हम केवल उस भाव के साथ जुड़े। याद करिए, थोड़ा सा प्रयास हुआ, उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आज देश के अंदर 8 वर्ष पहले जो प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था, भारत के विकास का बैरियर कहा जाता था, आज वही राज्य 8 वर्ष में बीमारू नहीं, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया है। वह उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में जो पहले बॉटम 3 में रहता था, यानी सबसे पीछे के 3 राज्यों में जिस उत्तर प्रदेश की गिनती होती थी, आज उत्तर प्रदेश बॉटम 3 नहीं, टॉप 2 में वह उत्तर प्रदेश आता और ज्यादातर योजनाओं में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आज गिना जाता है। इसलिए क्योंकि एक टीम वर्क ने काम किया, एक टीम वर्क काम किया। हमारे सामने लक्ष्य स्पष्ट है, नीयत साफ है और सरकार की नीतियां सबका साथ और सबके विकास के भाव से ओतप्रोत हैं। हमारी ऋषि परंपरा का जो मंत्र रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, के उस भाव के साथ जब सरकार नीति बनाती है, अपना लक्ष्य स्पष्ट कर देती है, सरकार की नीयत साफ होती है, तो परिणाम आने में देर नहीं लगता है। और परिणाम आज आप सबके सामने है। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है,
मैं पिछले 2 दिन के अंदर लखनऊ में 6000 नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र बांट के आया हूं। यानी 2 दिन के अंदर। पिछले 8.5 वर्ष के अंदर, अभी 8.5 वर्ष सरकार के पूरे नहीं हुए, लेकिन इन वर्षों में हम लोगों ने 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई। बस्ती के भी बहुत सारे नौजवान और बहुत सारी बेटियां भर्ती हुई हैं पुलिस में। मुख्य सेविकाओं की भर्ती हुई महिला और बाल विकास विभाग में, बड़े पैमाने पर भर्ती हुई। बस्ती के भी थे, बड़े पैमाने पर उन्हें भी नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ऐसे ही अलग अलग विभागों के कार्यक्रमों को संपन्न करने के बाद, याद करिए, जब सरकार संकीर्ण सोच की होती है तो बड़ा कार्य नहीं कर सकती। 2017 के पहले हमारे पास पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 3000 थी। जब हमें 17 में ट्रेनिंग के लिए पुलिस कार्मिकों को भर्ती करना था और उनकी ट्रेनिंग करवानी थी, हमारे सामने चुनौती थी कि हम भर्ती करेंगे तो फिर ट्रेनिंग कहां देंगे। तो हमने मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर किराए पे लिए थे। आज मैं कह सकता हूं, जब हमारे 60,244 पुलिस कार्मिक भर्ती हुए, तो इन सब की ट्रेनिंग हम उत्तर प्रदेश के अंदर ही करवा रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के अपने ट्रेनिंग सेंटर में करवा रहे हैं। बड़े लक्ष्य को लेकर के सरकार चली, आज परिणाम हम सबके सामने है। बड़े लक्ष्य को लेकर के चले, आज निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। निवेश का परिणाम क्या? 60 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी मिली। 60 लाख नौजवान जिन्हें नौकरी करने के लिए अन्य राज्यों में जाना होता था, आज उत्तर प्रदेश में ही नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर अगर कृषि योग्य भूमि है तो उतना ही परंपरागत उद्यम के क्लस्टर भी यहां पहले सैकड़ों वर्षों से बने हुए थे, लेकिन उपेक्षा के कारण सब बंदी के कगार पर जा चुके थे। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उसको पुनर्जीवित किया, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, डिजाइन के साथ जोड़ा, पैकेजिंग के साथ जोड़ा, मार्केटिंग के साथ लिंक किया। परिणाम क्या रहा कि 2 करोड़ नौजवानों को हमने उनके साथ रोजगार के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। आप याद करिए, कोरोना कालखंड के दौरान जब उत्तर प्रदेश के कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए, तो हम लोगों ने उनको यहीं पर समायोजित करने में सफलता प्राप्त की थी। ये चीजें बताती हैं कि हमारे पास सब कुछ था, लेकिन विस्मृति ऐसी हुई कि हम भूल गए कि हम क्या थे। हम भूल गए कि हमारे पास सब कुछ है, हम दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखते हैं, दुनिया को रोजगार देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हम उस विस्मृति के शिकार हुए। युवा पलायन करता था। आज उत्तर प्रदेश के युवा को अपने ही गांव में, अपने ही जनपद में और अपने क्षेत्र में रोजगार और नौकरी की गारंटी मिल रही है। परिणाम है वह उत्तर प्रदेश की समृद्धि में अपना योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनकर के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है, और यही मार्ग है विकसित उत्तर प्रदेश का। लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश में आपकी भी भूमिका होगी, आपके भी गांव की भूमिका होगी। ये प्रयास परिणाम कैसे लाता है? याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले ये जो सीजन था, इस सीजन में इंसेफ्लाइटिस हर अभिभावक को चिंतित करता था, कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए, असमय उसकी मौत हो जाए, यह भय सताता था। हमने सरकार बनने के पहले 3 वर्ष के अंदर इंसेफ्लाइटिस की बीमारी को कंट्रोल किया। आज
बरसात हो या कोई भी सीजन, आज किसी भी माता को, किसी भी पिता को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार ने संसाधन उपलब्ध करवाए हैं। सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। सरकार ने बीमारी पे नकेल कस दी है और उसकी शुरुआत होती है स्वच्छ भारत अभियान से। स्वच्छता का कितना महत्व हो सकता है? जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, लोग इसकी कीमत को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन मैं बस्तीवासियों से कहूंगा, स्वच्छ भारत मिशन की ताकत क्या है, उसकी ताकत देखनी है। इंसेफ्लाइटिस का पूरी तरह उन्मूलन होना, यह स्वच्छ भारत मिशन की सबसे बड़ी ताकत थी। हमारा जो नवजात शिशु बच गया, वही नवजात शिशु इन 8 वर्षों में बड़ा हुआ होगा और कोई सरस्वती शिशु मंदिर में भी एडमिशन लेकर के यहां अध्ययन कर रहा होगा। यह चेंज है, यह चेंज है। सरकार थोड़ा ध्यान दे दे तो बीमारी से भी बच सकते हैं, माफिया से भी बच सकते हैं, बेटी की भी सुरक्षा हो सकती है, व्यापारी की भी सुरक्षा हो सकती है। और जब इनकी सुरक्षा होगी, नए निवेश के द्वार भी खुलेंगे, विकास मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और यही विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला बनकर के विकसित भारत में अपना योगदान देगा। विकसित भारत हम सबका संकल्प होना चाहिए। उसकी शुरुआत अपने गांव से करनी चाहिए, अपने नगर से करनी चाहिए, अपने मोहल्ले से करनी चाहिए और उसके लिए हर नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। यह अंतिम पंच प्रण का संकल्प प्रधानमंत्री जी का कि नागरिक कर्तव्य इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। छात्र अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, गृहस्थ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाला नागरिक अगर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो भारत को दुनिया की नंबर 1 ताकत बनने में कोई देर नहीं लगने वाली है। भारत 1947 में दुनिया की एक महाशक्ति बनेगा और ये महाशक्ति बनाने का जो भी अभ्यास होना है, उसका केंद्र बिंदु हमारे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को बनना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर जब यहां पर सरस्वती शिशु मंदिर के इस नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, मैं एक बार फिर से विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान को इस कार्य के लिए हृदय से बधाई दूंगा। बस्ती वासियों को भी हृदय से बधाई दूंगा कि बस्ती वासियों को एक राष्ट्रवादी शिक्षा का बेहतरीन केंद्र यहां पर प्राप्त होने जा रहा है और जो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान का जो विजन है, वह विजन मूर्त रूप लेता है। तो मान करके चलिए कि यहां पर भारत की रक्षा सेनाओं के लिए भी नौजवानों को तराशने का एक बेहतरीन केंद्र यह बन पाएगा। इस विश्वास के साथ मैं सरस्वती शिशु मंदिर रामबाग को इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।